हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेटर्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि एपीआई ये होता क्या है। एक्चुअली बेसिकली इसे खाते हैं, पहनते हैं, ये होता क्या है। तो एज यू नो, दिस इज एन एपीआई ऑटोमेशन कोर्स। तो ज्यादा कुछ नहीं, चलिए कूद पड़ते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा। चलिए। ओके। सो ये हमारा पहला एक तो स्लाइड है, बेसिक सा देना ही पड़ता है इंट्रोडक्शन के लिए। तो एपीआई, तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये बेसिकली मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ऊपर ऊपर। तो ये क्या होता है, एपीआई बेसिकली एक, मतलब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये रिस्पॉन्स भेजेगा। बस मतलब ये बेसिक सा काम यही है कि आपने रिक्वेस्ट सेंड किया और ये रिस्पॉन्स भेज दिया। तब ये कैसे काम करता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए, व्हाट इज एन एपीआई। तो एपीआई क्या है, ये हमेशा एज एन इंटरमीडिएटरी काम करेगा। मतलब मान लीजिए कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने रिक्वेस्ट मांगा, एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया। तो यही लिखा हुआ है इसमें भी कि दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अभी देखिए ये हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल। मतलब बहुत सिंपल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई रेस्टोरेंट पे गए, तो आप तो सीधा किचन में घुस नहीं सकते। अब आपको खाना खाना है, तो वैसे ही सेम सिंपली वेटर आता है, आप वेटर को ऑर्डर डाल देते हैं कि मुझे ये डिश चाहिए। वेटर उसको लिस्ट कर लेता है। तो वो ऐसे सोचेंगे कि जो आप वेटर को बता रहे हैं जो खाने पीने के बारे में, तो वो हो गया आपका रिक्वेस्ट। अब वेटर वो रिक्वेस्ट लेके जा रहा है सर्वर के पास। यहाँ पे सर्वर क्या है, यहाँ पे सर्वर है किचन। और किचन में मान लीजिए कि जो भी वो काम हो रहा है वो शेफ कर रहा है, वो बैकएंड लॉजिक हो गया। तो शेफ फिर आपका खाना बना रहा है, मतलब आपका रिस्पॉन्स प्रिपेयर हो रहा है। अब वो खाना फिर से वेटर आके आपके पास परोस रहा है, मतलब आपको दे रहा है। तो उसमें क्या हो गया, तो जब आपने ऑर्डर प्लेस किया वेटर के पास, वो हो गया आपका रिक्वेस्ट। जब वेटर फिर से वापस आके वो ऑर्डर आपको टेबल पे दे रहा है, वो हो गया रिस्पॉन्स। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हमें एपीआई क्यों चाहिए। तो मान के चलिए कि, मान के क्या चलना है, देखिए सीरियस सी बात है कि हर एक काम के लिए एपीआई लगता है। बेसिक बेसिक यही है कि हर एक काम के लिए एपीआई लगता है। बट ठीक है, फिर भी मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे मतलब दिया है अच्छा खासा। तो पहला पहला पॉइंट हो गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे डेवलपर लोगों को हर काम के लिए फिर से स्क्रैच से कोई सर्विस बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। वो एपीआई, मान जैसे यहाँ पे मैप और पेमेंट एपीआई वो बना हुआ है, ठीक है, उन लोगों ने हर कुछ हैंडल कर रखा है वहाँ पे। कोई नया प्लेस ऐड करना है, कोई गेटवे ऐड करना है, तो वो सब है। तो उनको क्या करना है, कोई नया ऐप बनाएंगे, उसी एपीआई को कॉल लगा देंगे, बस काम हो गया। इतने में ही काम हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्स वो भेज देगा। तो हो गया। सेकंड पार्ट आता है इंटीग्रेशन। अब हम मान के चलिए कि किसी भी स्टोर पे आप शॉपिंग करने गए, वहां पे आप जीपे से पेमेंट कर रहे हैं। अब जीपे कोई बैंक है नहीं, तो आपका बैंक हो गया, मान के चलिए कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तब क्या हो रहा है, जीपे उस बैंक सर्वर्स को कॉल लगा रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को सीमलेसली कोऑर्डिनेट कर रहा है पेमेंट को एग्रीगेट करने के लिए। तो अब थर्ड पॉइंट हो गया इनोवेशन। इनोवेशन में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कंपनीज हैं, मतलब बिग एमएनसीज, तो ये क्या करते हैं, ये अपने एपीआई के थ्रू, मतलब एपीआई तो डेटा दे रहा है, ये एपीआई के थ्रू वो डेवलपर्स लोगों को न्यू न्यू मतलब ऐप बनाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारा ऐप डेवलप, मतलब ऐप इंटरफेस अलग होगा, ऐप डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट वो जो बेसिक फंक्शनलिटी वर्क, वो तो सेम ही रहेगा। मतलब एपीआई तो सेम एपीआई को ही कॉल होगा, करेक्ट, कि वही रिस्पॉन्स आ रहा है। अब उसी रिस्पॉन्स को आप कितनी सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ये इनोवेशन। तो इनोवेशन पे आप फोकस कर सकते हैं पूरी तरह से, मतलब हर बार वो सर्विस बिल्ड करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो बेसिक एपीआई फ्लो क्या होता है। तो जैसे हमने पहले देखा, तो एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट। अब देखिए, जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी के पास, मतलब आप रियल लाइफ सिनेरियो देखिए कि आप किसी के पास कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट एड्रेस होना चाहिए। मतलब आप तो पर्सन को भी कुछ, किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो पर्सन का नाम होना चाहिए। तो वही उस हिसाब से, तो यहाँ पे एपीआई पे क्या होता है कि आप जब रिक्वेस्ट मांगेंगे, तो एक एड्रेस मतलब एक यूआरएल होना चाहिए। तो यूआरएल, उसी को ही हम बोलते हैं बेस यूआरएल और एंड पॉइंट। तो वही है। तो ये वाला फेज जो आपका है, ये वही सेम फेज है जिस टाइम आप वेटर को
ऑर्डर दे रहे हैं खाना कि आपको क्या-क्या खाना है, तो वो हो गया आपका रिक्वेस्ट। तो वही रिक्वेस्ट एक एंड पॉइंट पे जाएगा। अब जैसे वेटर के केस में एंड पॉइंट था किचन, क्योंकि वो किचन तक जाएगा। अब इस केस में जो भी आपका एपीआई होगा, अगर बैंक रिलेटेड एपीआई तो बैंक सर्वर्स पे जाएगा, वेदर रिलेटेड एपीआई है तो वेदर पे जाएगा, वेदर एपीआई पे जाएगा तो वही होगा। तो यहाँ पे ये आपका रिक्वेस्ट जा रहा है। अब दूसरा स्टेप आता है क्या, ऑथेंटिकेशन। तो एपीआई 2 तरह का होता है। एक होता है, एक्चुअली 3 तरह का होता है। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है शेयर्ड। तो शेयर्ड दोनों के मतलब जो कॉमन सुपरसेट आता है वही है। पब्लिक के लिए क्या है, पब्लिक के लिए ऑथेंटिकेशन ज़रूरत नहीं है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक है, तो उसमें मतलब हर कोई एक्सेस कर सकता है। बट प्राइवेट, प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट का मैं बाद में एग्जांपल से बताऊंगा, वो बाद भी आ रहा है, अभी के लिए यहाँ पे फोकस करते हैं। तो प्राइवेट के लिए आप जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि उसमें पब्लिकली कुछ एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट के लिए क्या होगा, वो एक टोकनाइजेशन, एक टोकन होगा जिसको जिसके बेसिस पे हम उस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उस एपीआई को पता चलेगा कि अच्छा ये बंदा जेन्युइन है, तो इसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो वो हो गया आपका ऑथेंटिकेशन। तीसरा होता है आपका सर्वर प्रोसेसिंग। तो ये आप रिलेट कर सकते हो उस स्टेप के साथ कि इसी स्टेप में कुक आपका खाना बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सर्वर पे आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब वो क्या-क्या डेटा आपको देना है, वो वहाँ पे फेच होके प्रोसेस हो रहा है, मतलब वो स्टिच हो रहा है एक साथ। अब लास्ट स्टेप में आता है एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई रिस्पॉन्स क्या है कि आपका खाना बन गया, वेटर आपको खाना दे रहा है, तो यहाँ पे भी सेम है। तो आपका सर्वर ने प्रोसेस कर दिया आपका रिस्पॉन्स, फिर एपीआई आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे डेवलपर मतलब जिसने भी एपीआई बनाया है, तो उन लोगों ने कैसे बनाया है, तो उसके बेसिस पे तो वो जेसन पे भी हो सकता है, वो एक्सएमएल पे भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हुँ। तो जैसे मैंने बताया कि एंड पॉइंट और एपीआई, तो एंड पॉइंट और एपीआई की, तो एंड पॉइंट तो वही होता है कि रिक्वेस्ट आपने डाला, तो वो किसी एक सर्वर पे जाएगा, तो वही हो गया आपका एंड पॉइंट और बेस यूआरएल। और दूसरा पॉइंट है एपीआई की। एपीआई की जो है ना, वो जो अभी-अभी जो स्टेप आया था ना, ये वाला, जैसे आपका ऑथेंटिकेशन हो गया, तो ऑथेंटिकेशन के लिए तो की वैल्यू पेयर होगा ना, मतलब जैसे मान के चलिए कि यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, तो वो काइंड ऑफ एपीआई की हम लोग उसे बोलते हैं कि एक यूनिक कोड होगा, उसके बेसिस पे एपीआई को पता चलेगा कि आप ही जेन्युइन बंदे हैं, ये रिस्पॉन्स आपको ही देना चाहिए। जैसे आप एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में देना की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान के चलिए कि एचडीएफसी बैंक का जो ऑनलाइन किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन कर रहे हैं, तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा, वो आपके लिए अलग होगा। मतलब दूसरा कोई यूज़र वही सेम यूज़र नेम पासवर्ड तो नहीं होगा, मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो वो हो गया आपके लिए एपीआई की, कि वो आपके लिए आइडेंटिफायर बन गया कि वही आप बंदे हैं, मतलब वही आप जेन्युइन है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट मतलब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आप बोल सकते हैं कि पाथ पैरामीटर्स एंड क्वेरी पैरामीटर्स। तो इसमें क्या होता है कि एपीआई का जो बेस यूआरएल जो एंड पॉइंट होता है ना, पाथ पैरामीटर मतलब आप नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पाथ होता है। जैसे 30 पीसी पे कंप्यूटर पे कोई भी फ़ोल्डर आप खोलेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि स्लैश स्लैश से लिखा हुआ होता है। तो उसमें क्या है कि वो फ़ोल्डर पे एक्सेस कर रहा है उस बेसिस पे। कि पहले आ गया आपका नेम, फिर वो स्लैश, फिर उसके अंदर एक फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर आपका एक फ़ाइल। तो वही सेम चीज़ है। एपीआई में पाथ पैरामीटर मतलब रिसोर्स कहीं पे एक रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ़ वो पाथ फ़ॉलो करना है। वो पाथ पे जैसे ही पहुँचा, तो रिक्वेस्ट आपका पहुँच चुका है, फिर वहाँ पे ही जाके रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो रिस्पॉन्स आपको दे देता है। तो ये ऐसे काम करता है पाथ पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर में थोड़ा-सा ये चेंज होता है, यहाँ पे स्टाइल भी थोड़ा-सा चेंज है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है और उसके बाद की वैल्यू पेयर यूज़ होता है। तब ये की वैल्यू पेयर यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि पाथ पैरामीटर में वो डेटा को फ़िल्टर नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ़ पाथ है। उसी पाथ पे गए, रिस्पॉन्स मतलब उसको जाना है, वहीं पे ही जाना है, वहाँ से ही रिस्पॉन्स लेना है। और क्वेरी पैरामीटर में क्या हो रहा है कि जैसे ही आप वो क्वेरी डाल दिए, उसमें क्या हो रहा है कि वो डेटा को फ़िल्टर कर रहा है। उस क्वेरी के बेसिस पे। तो ये आप पकड़ के चल सकते हैं, जैसे माईएसक्यूएल और डीबी में जैसे होता है ना, आप सिलेक्ट स्टार से क्वेरी लिख रहे हैं, तो वो डेटा फ़िल्टर होके आपके पास आ रहा है। तो उस हिसाब से, उसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं कि क्वेरी पैरामीटर में वैसे काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब ये आता है कि रिस्पॉन्स टाइप। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एपीआई का 2 ही रिस्पॉन्स टाइप होता है बेसिकली। एक होता है जेसन, एक होता है एक्सएमएल।
तो जितना भी न्यू टाइप का है, न्यू मतलब आप मतलब मोस्टली न्यूज़ एपीआई जो न्यू न्यू एपीआई बन रहा है अभी करेंटली, तो वो सब बेसिकली जेसन के ऊपर ही बेस्ड है। एंड पुराना जैसे सोप एपीआई मतलब आगे आएगा एग्जाम्पल पे, सोप एपीआई वो एक्सएमएल स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो इसमें एक एडवांटेज भी है। इसमें एडवांटेज ये है कि ये सिक्योर है, मतलब सिंपल है, सिक्योर है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एपीआई कितने तरह के हैं। तो एपीआई टोटल 3 तरह के तो हैं। एक है आपका रेस्ट हो गया, तो ये कोर्स बेसिकली रेस्ट के ऊपर ही रहेगा। दूसरा हो गया ग्राफक्यूएल, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा। तीसरा हो गया सोप। सोप का क्या है कि सोप ना बहुत ओल्ड हो चुका है, मतलब बहुत ही ओल्ड। तो देखिए, वीडियो तो मैं डाल सकता हूँ बट करने का फायदा तो उतना है नहीं। मतलब लगभग लगभग ये उठ चुका है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बैंकरप्ट हो चुका है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, हाँ, ये आ गया तीनों का डिफरेंस। अब तीनों का एक तो डिफरेंस बेसिक बेसिक ऐसे मैं बता के चलूँ तो रेस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो आपने आगे पहले देख लिया। ग्राफक्यूएल जो है, ग्राफक्यूएल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब लेटेस्ट टाइप आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी आप डेटा मतलब जितना आप इनपुट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, ये बस आपको उतना ही रिस्पॉन्स देगा। रेस्ट में वो नहीं होता। रेस्ट में आप रिक्वेस्ट डाले तो इसमें ना ओवरफीडिंग और अंडरफीडिंग का एक इशू है, ओवरफिशिंग और अंडरफिशिंग का, सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या है कि किसी किसी सिनेरियो में ये आपको ज्यादा ज्यादा डेटा दे देगा, आपको फिर उसको लेके खेलना है डेटा को लेके। मतलब एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है, वहां से जितना भी आपको चाहिए आपको वो फेच करना पड़ेगा। और कम आया तो आपको फिर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो ज्यादा मतलब आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आ जाए। बट ग्राफक्यूएल में ऐसा नहीं है। आप जितना प्रोमिनेंट रिक्वेस्ट डालेंगे वो उतना ही डेटा आपको देगा, बस। और सोप क्या है, सोप में जैसे आप देख सकते हैं, सोप में एडवांटेज वही है कि ये स्ट्रिक्ट एक्सएमएल को फॉलो करता है। और जैसे कि ये पूरा ही बेसिकली एक्सएमएल एक्सएमएल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है ना, तो ये बहुत सिक्योर है, आप ये बोल सकते हैं। एक्सएमएल स्ट्रक्चर ना ऐसे ही सीधा सीधा एक्सएमएल नहीं देते, वो बेस 64 एनकोडेड फॉर्मेट में आता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो जैसे ही आप एनकोडेड कर दिए तो उसको फिर डिकोड करना पड़ता है। तो जैसे ही एनकोडिंग डिकोडिंग आ गया तभी आप लोग समझ ही सकते हैं कि मतलब वो सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसीलिए ये ज्यादातर बैंकिंग में और एंटरप्राइज में, मतलब बड़े बड़े एमएनसीज में इसी में ही यूज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अभी आ गया एपीआई का कितने तरह के कॉल्स। ओके, सो ये बेसिकली तो 4 तरह के ही होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो अब हम पहले गेट डिस्कस कर लेते हैं। तो गेट में क्या होता है कि आप नाम से ही पता चला है कि गेट। तो इसमें क्या है कि एपीआई सिर्फ रिस्पॉन्स, एपीआई से आपको सिर्फ रिस्पॉन्स लेना है, मतलब रिक्वेस्ट तो सेंड करना ही पड़ेगा, वो तो अलग बात है। बट गेट कॉल में हम लोग सिर्फ सर्वर से डेटा फेच करते हैं, डेटाबेस में या सर्वर पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो ये हो गया गेट कॉल। तो इसीलिए ज्यादातर तरह मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम गेट कॉल के लिए हमें ऑथराइजेशन टोकन नहीं चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि गेट कॉल के लिए हम लोग ऑथराइजेशन यूज नहीं कर सकते। पर्सनली मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे गेट कॉल के लिए भी ऑथराइजेशन यूज होता है। तो वो अलग बात है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम गेट कॉल के लिए ऑथराइजेशन यूज नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ डेटा फेच करने के लिए काम आता है। उसमें हम लोग डेटाबेस में या सर्वर पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे होते हैं। तब पोस्ट कॉल, पोस्ट कॉल पे आप देखिए तो ये एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आप फेसबुक में या जीमेल में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अकाउंट जब आप क्रिएट कर रहे हैं तब आपसे आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। सेकेंड, आपके पास एक ऑप्शन आता है, वो आता है कि फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आपके पास ओटीपी आएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो ऑथेंटिकेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो डेटाबेस में आपका नाम रजिस्टर कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर अगर आप देखें तो जैसे ही डेटाबेस में वो मतलब मॉडिफिकेशन हो रहा है। पहली बार में क्या था कि आप डेटाबेस से सिर्फ डेटा फेच कर रहे थे, यूजर इन्फॉर्मेशन, यूजर का नेम क्या है, राहुल है, इस हिसाब से। बट अब सेकंड टाइम में क्या हो रहा है कि दूसरा एक यूजर क्रिएट हो रहा है, मतलब कुछ एक नाम है, तो वो डेटाबेस में ऐड होगा, वो पहले नहीं था, इसलिए नया अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मेजर इसके लिए पोस्ट एपीआई यूज होता है। अब पुट और डिलीट, अब देखिए जो डेवलपर है वो अगर चाहे तो
पुट में भी पोस्ट का काम करवा सकते हैं। वो एक्चुअली ये सारे मेथड्स हैं। तो एपीआई जो मतलब जब एपीआई बनाया जाता है, तब इन मेथड्स मतलब स्टैंडर्ड जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट एपीआई में वो बेसिकली पोस्ट कर ले मतलब कुछ नया क्रिएट करने के लिए वो पोस्ट एपीआई यूज होता है। पुट अपडेट होने के लिए यूज होता है, बट ये नहीं कि उसमें सिर्फ अपडेट ही किया जाए। उसमें कोई अगर उल्टा सीधा डेवलपर हो तो वो पोस्ट का काम भी पुट से करवा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट जो स्टैंडर्डाइज रूल है पुट में क्या होता है कि वो डेटाबेस में अपडेट होता है, तो वो भी काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन हो गया, तो इसके लिए उसके उसमें भी ऑथराइजेशन लगता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और अब आता है डिलीट। डिलीट भी वही सेम चीज है। अब अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, तब आप ही का अकाउंट डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ऑथराइजेशन चाहिए, क्योंकि आप मेरा अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? आप ही सोच के देखिए। मतलब मैं आपके अकाउंट से पैसा उठा ले रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो डिलीट के लिए भी मतलब ऑथराइजेशन चाहिए होता है। तो बेसिकली यही 4 कॉल में ही बस पूरा एपीआई निपट जाता है, और कुछ है ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब आता है एपीआई का एक्सेस लेवल, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनर। पब्लिक में क्या होता है? पब्लिक में ये सबके लिए अवेलेबल है। इसमें कुछ टोकनाइजेशन ऑथराइजेशन जरूरत नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए कि वेदर एपीआई, एग्जाम्पल के लिए पब्लिक वेदर एपीआई, आप घर बैठे किसी भी जगह का, किसी भी शहर का, किसी भी देश का आप वेदर देख सकते हैं। उसमें आपको ये नहीं मांगेगा कि ओटीपी दो, पहले ये दो, कुछ नहीं। आप वेदर देख सकते हैं। अब दूसरा आता है प्राइवेट एपीआई। प्राइवेट एपीआई क्या हो गया? ये जो बैंक सर्विस हो गया, ये आपका हो गया प्राइवेट एपीआई। दूसरा हो गया कि मान लीजिए कि आप कोई एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट के लिए जो प्रोजेक्ट हैंडल करेगा वो प्राइवेट एपीआई में होगा, क्योंकि वो उसमें सारा यूजर अकाउंट डिटेल्स रहता है। तो प्राइवेट एपीआई में तो ऑथराइजेशन, आप जैसे प्राइवेट नाम है, ऑथराइजेशन मैंडेटरी है, वो लगेगा ही लगेगा। अब तीसरा आता है पार्टनर्स एपीआई। पार्टनर्स एपीआई क्या है? आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि जैसे रुपे हो गया, वीसा हो गया, ये सारे कंपनीज हैं, तब ये बैंक के साथ पार्टनरशिप में है। तब ये बैंक के एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली विथ यूजिंग एक्सेस टोकन्स। बट हम जो ऐसे जैसे वीसा बैंक के सर्विस को एक्सेस करेगा पेमेंट को एग्रीगेट करने के लिए, हम लोग तो वैसे नहीं करेंगे ना। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से ये पार्टनर एपीआई मतलब यहाँ पे वो पार्टनर एपीआई दर्शाता है कि अलग अलग कंपनी अपने बीच में पार्टनरशिप के लिए वो उनके मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वो दोनों अपने आप के एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, एपीआई इन डेली लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग घिरे हुए हैं एपीआई से। हर एक काम के लिए एपीआई, हर एक फ्लाइट फ्लाइट बुक करना है आपके लिए फ्लाइट एपीआई, होटल बुक करना है होटल एपीआई, वेदर के लिए तो जैसे बताया वेदर, पेमेंट के लिए भी वही एपीआई, सेम चीज है। तो मतलब हर, जैसे वो थ्री इडियट्स में डायलॉग था ना, पेन की निप से लेके पेन की जिप तक हम लोग गिरे हुए हैं मशीनों से। तो अभी वो लाइन यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं पेन की निप से लेके पेन की जिप तक हम एपीआई से गिरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। तो ये था आज का बेसिक एपीआई का एक ओवरव्यू था। तो मैंने कोशिश किया है जितना मैं समझा सकता हूँ एक बेसिक लेवल पे। तो दूसरे वीडियो में मैं एक बोनस टिप दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि पोस्टमैन एक टूल आता है, वो बेसिकली एपीआई का ही टूल आता है। तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि एपीआई कॉल्स कैसे दिखते हैं, रिस्पॉन्स कैसे दिखता है। और मैं अमेज़न पे एक आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो एपीआई मतलब कुछ भी आप जो क्लिक कर रहे हैं ना अमेज़न पे, कुछ एक मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं जो क्लिक हो रहा है, कोई एपीआई जो कॉल होता है ना, वो इंस्पेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, आगे बढ़ते रहिए। लर्निंग चलना चाहिए, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। बस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।